Hello everyone. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. So I welcome you all on the another lecture of photosynthesis. तो हम लोगों का आज ये सेकेंड लेक्चर है. आई होप तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे, है ना. ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देने का है. तो आज हम पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में आखिर कितनी चीज़ें यूज़ होती हैं, उसमें से पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ पिगमेंट. तो देखो, लुक एट प्लांट्स. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ देयर आर सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन इन द लीव्स इवन इन द सेम प्लांट. हम लोग कई बार ऐसे बहुत अचंभा करते हैं कि एक ही प्लांट में इतने सारे कलर्स कैसे, मतलब वेरिएशन होता है ना लीफ में. कई बार लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड इस तरीके से बहुत सारे कलर्स होते हैं और एक ही प्लांट में भी होते हैं कई बार. तो ऐसा क्यों होता है, मतलब ग्रीन में भी इतने अलग अलग शेड्स क्यों होते हैं. We can look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigment of any green plant through paper chromatography. पेपर क्रोमेटोग्राफी तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में 11th के अंदर पढ़ोगे क्या होता है, ठीक है. तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लीफ पिगमेंट के, कोई भी ग्रीन प्लांट है ना, कोई भी ग्रीन प्लांट है, उसकी लीफ लेके उसके पिगमेंट को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी. A chromatographic separation of the leaf pigment shows that the color that we see in leaves not due to a single pigment but due to 4 pigment. हम लोग जो कलर देखते हैं लीव्स के अंदर वो सिर्फ एक पिगमेंट की वजह से नहीं आता है, वो 4 अलग अलग पिगमेंट के कॉम्बिनेशन के बाद आता है. क्लोरोफिल ए, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको चारों के चारों पिगमेंट के कलर याद होने चाहिए. क्लोरोफिल ए का कलर होता है बेटा ब्राइट और ब्लू ग्रीन. क्रोमेटोग्राम के अंदर क्लोरोफिल भी होता है येलो ग्रीन. ज़ैंथोफिल्स आर येलो. कैरोटिनॉइड का कलर होता है येलो टू येलो ऑरेंज, ठीक है. पिगमेंट आर सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट. जो पिगमेंट होते हैं वो क्या काम करते हैं, पिगमेंट ना लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं अलग अलग कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ पे. कैन यू गेस विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड. यू विल आंसर दिस इन माई कमेंट बॉक्स, ठीक है. लेट अस स्टडी द ग्राफ. अब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे. showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb light of different wavelength. हम लोगों को क्लोरोफिल ए की क्या देखनी है कि क्लोरोफिल ए कितनी वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है लाइट का. ऑफ कोर्स हम लोगों को वेबक्योर के बारे में जानकारी है, ठीक है. तो देखो 1.13b इसमें दिखाया है, मतलब 11.3b का जो हमें ग्राफ दिखाया है, इसने क्या बोला है ग्राफ में बताऊँगी एक बारी. वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट. जो बी वाला ग्राफ है ये हम लोगों को दिखाता है एक्शन स्पेक्ट्रम. एक्शन मतलब जब एक्चुअल में प्लांट काम करेगा, प्लांट काम करेगा मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा मतलब कौन सी वेवलेंथ के ऊपर प्लांट सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, दैट इज़ एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस. कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट विच देयर इज़ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए कौन सी वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इन द ब्लू एंड द रेड रीजन. रेड और ब्लू वेवलेंथ की लाइट को, मतलब रेड और ब्लू लाइट को जो क्लोरोफिल ए होता है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है. ऑल्सो शोज़ हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. और रेड और ब्लू रीजन में ही क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट शो करता है. तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो चीफ पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड. फोटोसिंथेसिस में चाहे कोई और पिगमेंट हो ना हो, बट क्लोरोफिल ए का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, जिस तरह से खाने में नमक. बट आगे हम देखते हैं, चलो ये वाला देखते पहले ग्राफ. देखो यहाँ वर्टिकली क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट. इसमें देखो जो ग्रीन वाला है ना वो क्लोरोफिल बी है, ठीक है. क्लोरोफिल बी की एक पीक पहले बनी और फिर बाद में बनी, ठीक है. उसके बाद अगर हम क्लोरोफिल ए की देखेंगे, क्लोरोफिल ए ब्लू वाला है, मतलब ये रेड और ब्लू रीजन है दोनों के दोनों, है ना. और कैरोटिनॉइड के देखो बीच वाले उस पे है, मतलब रेड और ब्लू के बीच में है ये. इसमें देखो एक्शन स्पेक्ट्रम, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक रीजन एक रेड में सबसे ज़्यादा है और एक ब्लू में सबसे ज़्यादा है. तीसरा हम देखेंगे तो तीसरा क्या है, वर्टिकली तो लिखा हुआ है लाइट एब्जॉर्ब और हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो जो ग्रीन वाला है, ग्रीन नहीं ब्लू है, ब्लू वाला तो एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है. देखो ब्लू वाला इधर क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन है, ऐसा का ऐसा नीचे दिया है, और ये फोटोसिंथेसिस का काम इधर ऐसे का ऐसा दिया है. तो ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं कर्व, मतलब जहाँ पर रेड वाले की पीक बन रही है वहीं पर ब्लू वाले की पीक बन रही है दोनों के में. जैसे कि यहाँ पर कॉमन पीक बन रही है
यहाँ भी कॉमन पीक बन रही है और यहाँ दोनों का डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पिगमेंट्स हैं वो रेड और ब्लू वाली लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और रेड और ब्लू वाली रीजन में ही सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। दिस ग्राफ टुगेदर, ये सारे ग्राफ अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा, शो दैट मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ब्लू और रेड रीजन में ही होता है स्पेक्ट्रम की। कुछ फोटोसिंथेसिस दूसरी वेवलेंथ, विजिबल स्पेक्ट्रम के दूसरी वेवलेंथ पे भी हो जाता है। लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स। अब ये होता कैसे है? दो क्लोरोफिल इज़ द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। अदर थाइलाकोइड पिगमेंट लाइक, दूसरे थाइलाकोइड के पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल बी हो गया, ज़ैंथोफिल्स हैं, कैरोटिनॉइड हैं, जिनको हम एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए को। मतलब क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड, ये तीनों के तीनों लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट इनके पास आती है और ये तीनों लाइट को दे देते हैं किसको? क्लोरोफिल ए को। ये तीनों एक्सेसरी पिगमेंट है, ये लाइट इकट्ठा करते हैं एंड देन गिव टू क्लोरोफिल ए, ठीक है। इंडीड दे नॉट ओनली इनेबल अ वाइडर रेंज ऑफ, देखो अब इनका काम क्या क्या होता है। ये लोग जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें काफ़ी वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब काफ़ी रेंज ऑफ वेवलेंथ को ये लोग एब्जॉर्ब कर पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को दे कैन एब्जॉर्ब। और दूसरा काम ये है, ये क्लोरोफिल ए को डायरेक्ट फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन मतलब देखो, अगर डायरेक्टली तुम लोग क्लोरोफिल ए के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वेवलेंथ की लाइट डालोगे तो चांसेस हैं कि वो टूट जाए, वो ब्रेक हो जाए। क्लोरोफिल ए टूटा तो उसके बाद तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो ये सब उसके बचाव के में काम करते हैं, ठीक है। ये बीच में होता है क्लोरोफिल ए, बाकी इसको सराउंड करके रखते हैं क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड, तो ये इसको फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। अब बचा लाइट रिएक्शन क्या होता है। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट रिएक्शन में होता क्या क्या है? मेनली लाइट एब्जॉर्ब होती है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट। और क्या होता है? हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एटीपी और NADPH बनता है। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। द पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस विद इन द फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। जो पिगमेंट होते हैं वो 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के भी 2 पार्ट बताए हैं। मतलब एक तो फोटोसिस्टम 1 है और एक फोटोसिस्टम 2 है। ये नेम क्यों है, इनको इस तरीके से नाम क्यों दिया गया? दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ द डिस्कवरी नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। ऐसा मत समझना फोटोसिस्टम 1 है तो ये पहले काम करेगा, 2 वाला बाद में काम करेगा। इसका नाम इसलिए दिया हुआ है, फोटोसिस्टम 1 पहले डिस्कवर करा गया था तो उसका नाम 1 है, 2 वाले को बाद में डिस्कवर करा था, दैट्स व्हाई इट इज़ नेम्ड एज फोटोसिस्टम 2। द LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन। जो LHC होता है मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो काफ़ी 100 ऑफ पिगमेंट से बना होता है, पिगमेंट मॉलिक्यूल से बना होता है, जो आपस में प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। हर एक फोटो सिस्टम के पास सभी के सभी पिगमेंट होते हैं, मतलब क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड सारे होते हैं, बट उनके पास क्लोरोफिल ए नहीं होता है। तो LHC इज इक्वल्स टू सभी के सभी पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए नहीं होता है। और वो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम अलॉन्ग ऑल्सो कॉल्ड एंटीने, और ये एंटीने मॉलिक्यूल बनाते हैं। These pigment help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light। ये photosynthesis को ज़्यादा efficient बनाते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल बनाते हैं, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। जो रिएक्शन सेंटर होता है उसके अंदर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। द रिएक्शन सेंटर इज़ डिफरेंट इन बोथ द फोटोसिस्टम। दोनों के दोनों फोटोसिस्टम 1 और 2 के अंदर रिएक्शन सेंटर अलग अलग होता है। फोटोसिस्टम 1 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए का, वो एब्जॉर्ब करता है लाइट 700 नैनोमीटर की। मतलब अगर तुम 690 भी दोगे तो फोटोसिस्टम 1 काम नहीं करेगा, तुमको मिनिमम 700 नैनोमीटर उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा।
दूसरा इसीलिए इसको हम P700 भी कहते हैं। जो फोटोसिस्टम सेकंड है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट 680 नैनोमीटर का। अगर तुमने 670 दिए तो ये काम नहीं करेगा, मिनिमम तुमको 680 देना पड़ेगा। अब आता है बच्चा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। फोटोसिस्टम 2, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus. फोटोसिस्टम 2 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए, मतलब वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और अगर मानो जैसे कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम उनको एनर्जी देंगे तो वो एक्साइट होके ऑर्बिट छोड़ देंगे और दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से ये लोग लाइट गिरने के बाद 680 नैनोमीटर की लाइट गिरने के बाद ये लोग अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे किसी ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। उसके बाद इनको कोई इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर आके पकड़ लेता है, विच पासिस दैम टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम। उसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहुंचा देगा जिसके अंदर साइटोक्रोम्स हैं। एनसीईआरटी वाली डायग्राम आई डोंट थिंक तुमको समझ आएगा, मैं अलग से बनवा दूंगी, चिंता नहीं करना। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो मूवमेंट होता है वो डाउनहिल होता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। ये किस में जाता है? डाउनहिल वाली मूवमेंट में जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन्स को अभी यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि वो कंटिन्यूसली पास होते रहते हैं, बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट ऑफ फोटोसिस्टम 1। उसके बाद फोटोसिस्टम 2 से ये काम शुरू हुआ और लास्ट में आके फोटोसिस्टम पे अटक गया। फोटोसिस्टम 1 के पास लास्ट में पास कर दिए। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम 1। उसके बाद PS1 के ऊपर लाइट गिरी है आके, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी एक्साइट होंगे और वो एक्साइट होंगे जब वो रिसीव करेंगे रेड लाइट कितनी वेवलेंथ पे, 700 नैनोमीटर पे। फिर उनको अलग दूसरे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल पे पहुंचा दिया जाएगा जिसका ज़्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, जिसका ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिर से डाउनहिल ही मूव करेंगे, दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP। नहीं, आई डोंट वांट टू स्टार्ट एनी ट्रायल। दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP पॉजिटिव। फिर ये NADP पॉजिटिव के पास जाएंगे। द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस। NADP प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन गया मतलब उसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। NADP प्लस रिड्यूस होके क्या बनाएगा बच्चा? NADPH प्लस में H पॉजिटिव। ये जो पूरा का पूरा स्कीम है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र का, जो कि फोटोसिस्टम 2 से शुरू हुआ है, उसके बाद अपहिल इस तरीके से मूव करा है एक्सेप्टर तक, फिर डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर नीचे आके फोटोसिस्टम 1 तक आया है, यहाँ पे 2। उसके बाद फिर से ये ऊपर गया है और फिर से एक्साइटेशन हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, फिर दूसरे एक्सेप्टर को इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, फिर फाइनली डाउन हिल ये वापस गया है और NADP प्लस से NADPH बनाया है इन्होंने। इसको Z स्कीम कहते हैं। ऐसे देखोगे तो ये Z ही बन रहा है ना, इसलिए इसको Z स्कीम कहते हैं क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक शेप आती है। ये जो शेप आती है वो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस पे आती है। जैसे जैसे हम उसको प्लेस करते जाएंगे डाउन हिल अप हिल की तरह, ठीक है। इसका दूसरा डायग्राम मैं बनवाती हूँ अभी। तो हम जगह देखते हैं कहाँ बनाएंगे इसको। इधर इतने में आ जाएगा, है ना। देखना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इधर है अरे यार, हाँ सॉरी बच्चा, इधर, हाँ इधर है फोटोसिस्टम 2। इसके ऊपर लाइट गिरी कितने वेवलेंथ पे? 680 नैनोमीटर पे। आई होप तुमको याद रहेगा। इसके बाद इससे इलेक्ट्रॉन चले गए कहाँ पर? फर्स्ट मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास 2 इलेक्ट्रॉन गए इससे, ठीक है। फिर इसने दे दिए प्लास्टोक्विनोन को, PQ को दे दिए, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन से ये कहाँ गए जी? तो ये इलेक्ट्रॉन आए प्लास्टोक्विनोन के पास। अगर मैं तुमको और एडिशनली बताऊं तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन है। ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, बाई चांस अगर कभी आए तो तुम आंसर करने लायक रहो। प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन्स आए,
उसके बाद ये जाएंगे साइटोक्रोम B6F के पास, ठीक है। साइटोक्रोम B6 के बाद ये लोग जाएंगे अरे यार, अरे ये क्या हुआ, इधर सीधा ही लिख देती हूँ फियोफाइटिन, यहाँ प्लास्टोक्विनोन, ये दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अभी बेटा। यहाँ से गए प्लास्टोसाइनिन के पास। अब ये बात याद रखना, प्लास्टोसाइनिन हमेशा इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 को ही देगा, चाहे वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो या नॉन साइक्लिक हो। अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, नॉन साइक्लिक पढ़ रहे हैं, मैं बताऊंगी क्यों कहते हैं। फोटोसिस्टम 1 किसको देगा, फेरेडॉक्सिन। ये कोचिंग में ज़रूर पढ़ाया जाता होगा, एनसीईआरटी में तो खैर नहीं दिया होता है। फेरेडॉक्सिन के बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे क्विनॉन के बाद लास्ट में आयरन सल्फाइड के पास, ठीक है। अब आयरन सल्फाइड से एक, अरे यार ये क्या हुआ, इतना अच्छे से बनाया था हमने यार, ये तो बेहद गलत बात है इस कीबोर्ड की ना। अरे यार एक मिनट रुको, फिर तुम है ना, हम देखते हैं इधर कहीं जगह मिले तो हमको। इधर कहीं पर भी जगह नहीं है, कहाँ बनाएं फिर हम इसको। हाँ ये रही ना, जगह ही जगह है हमारे पास। देखो तो फटाफट से बनाएंगे, तुमको याद भी हो जाएगा। फोटो सिस्टम 2 काम कर रहा था बेटा पहले। यहाँ पर याद रखना क्या हो रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग कैसे होगा, ये वाटर है, वाटर से 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन आधा O2 है ना, बैलेंस्ड है ना, 2H आधा 1 O, ठीक है। यहाँ लाइट गिरी, यहाँ से गया फियोफाइटिन, ठीक है। फियोफाइटिन से कहाँ गया था, प्लास्टोक्विनॉन से साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन, इट विल ऑलवेज गिव टू फोटोसिस्टम 1। फिर लाइट गिरी यहाँ पे, फेरेडॉक्सिन के बाद ये जाएगा क्विनॉन, इसे डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, ठीक है। वाह कितना बढ़िया बनाया ना मैंने। अब इधर एक लास्ट तो नहीं है, यहाँ पे NADP+ रिड्यूस होगा एंड इट विल फॉर्म NADPH+H+। एक और स्टेप तुमको याद रखना है, प्लास्टोक्विनॉन के टाइम पे, PQ के टाइम पे बेटा बनेगा ADP+ में फॉस्फेट जुड़ जाएगा, ठीक है। ये है तुम लोगों का Z स्कीम प्रॉपर तरीके से। इसका तुम स्क्रीनशॉट लो, चाहे तुम ऐसे ही याद रखो। अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं लिया है तो। बाकी तुम लिखते रहो ना साथ साथ, ये चीज़ें तो लिख लो साथ के साथ ही। हाँ जब देखो तब ऐसे यार, इरेज नहीं करेंगे ना तो अपने पास फिर बाकी जगह नहीं बचेगी। अपने को नॉन साइक्लिक वाला भी बनाना है, फिर कैल्विन साइकिल शायद बनानी पड़ जाए। बाकी ट्राई करूँगी, उसी में समझा दूँगी, बट ये चीज़ें तो बनानी ही पड़ती है ना, समझ रहे हो ना तुम मेरी बात। देखा मैंने सारा का सारा इरेज कर दिया है, इतना सा और बचा है, बस 1 सेकेंड। इसको फटाफट से इरेज करके अपन अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। बाकी तुम लोग इतना याद कर लो, ये साइकिल कैसे कैसे बनाई थी, 3 बार बना चुकी हूँ मैं, ठीक है। चलो तो ये भी हो गया है, एक बार मार्कर सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ थे हम लोग भाई, हमारा इसको देखो, ये ओपन है ना ये साइकिल, देखा तुमने, मतलब फोटोसिस्टम 2 से स्टार्ट हुआ और हमने एंड करा NADPH के फॉर्मेशन के ऊपर, है ना। हम लोगों ने कहीं वापस से फोटोसिस्टम 2 को तो नहीं दिए ना, इलेक्ट्रॉन नहीं मिले उसको, तो ये नॉन साइक्लिक है, मतलब खुली हुई है। साइक्लिक बंद होगा, फोटोसिस्टम 1 से स्टार्ट होकर फोटोसिस्टम 1 पर ही आएगा। अब देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कैसे होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यू वुड आस्क हाउ डज फोटो, अब ये जो फोटोसिस्टम 2 है ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रांसफ़र कर पा रहा है।
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 मस्ट बी रिप्लेस, अब उनको रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। ये अचीव होता है वाटर को तोड़ के। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये याद रखना है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 2 पर ही हो सकता है, 1 पे नहीं हो सकता। वाटर इज स्प्लिट इनटू 2H+, बता दिया था, एक O और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इसकी वजह से ऑक्सीजन होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का एक नेट प्रोडक्ट है ही। ये देखो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, हाँ मतलब हमने हाफ रिएक्शन लिखी थी इसकी, बट ये भी ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स जो फोटोसिस्टम 1 रिमूव कर देता है वो प्रोवाइड कौन करता है बच्चा, फोटोसिस्टम 2 प्रोवाइड करता है। वी नीड टू एम्फेसाइज है, हम लोगों को यहाँ ध्यान देना है दैट द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज, ये सिर्फ फोटोसिस्टम 2 पर ही एसोसिएटेड है, विच इटसेल्फ इज फिजिकली लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन। जो थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की अंदर की साइड वाटर का स्प्लिटिंग होता है, ये भी याद रखना है, बाहर की साइड नहीं होता है। आगे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हम पढ़ेंगे ना, वहाँ मैं तुमको फिर से बता दूंगी। हम देखो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, अब छोटा सा पार्ट बचा है हमारा, आज हम सिर्फ साइक्लिक नॉन साइक्लिक पढ़ के इसको ख़त्म कर देंगे। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेज एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकें और उसको बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में, जैसे एटीपी के अंदर वो फॉस्फेट वाला बॉन्ड टूटता है तभी एनर्जी रिलीज होती है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस से एनर्जी ले सकें और बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। स्पेशल सब्सटेंसेस जैसे कि एटीपी के जैसे सब्सटेंस कुछ होते हैं जो इस एनर्जी को केमिकल बॉन्ड के अंदर, उनके केमिकल बॉन्ड के अंदर स्टोर करके रखते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी सिंथेसाइज्ड बाय सेल का वो प्रोसेस जिससे एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस से एटीपी बनता है उस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का बनना एडीपी से एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, मतलब एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विल गिव एटीपी टू यू। ठीक है, अगर एटीपी बन रहा है किससे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एटीपी से किसकी प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बचा फॉस्फोराइलेशन। फोटो मतलब लाइट, मतलब एटीपी बन रहा है बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इस वजह से इसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जब दो फोटोसिस्टम एक सीरीज़ में काम करते हैं, पहले फोटोसिस्टम 2 काम करता है, बाद में फोटोसिस्टम 1 काम करता है, उस प्रोसेस को हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जो दोनों फोटोसिस्टम होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा जेड स्कीम से। इसके अंदर एटीपी भी बनता है, प्लास्टोक्विनोन वाले स्टेप पे NADPH भी बनता है, आयरन सल्फाइड वाले स्टेप के ऊपर मैंने बता दिया था। इस इलेक्ट्रॉन फ्लो के थ्रू नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बचा एटीपी भी बनता है, NADP भी बनता है। लेकिन जब सिर्फ फोटोसिस्टम 1 फंक्शनल होता है तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होते हैं फोटोसिस्टम के अंदर ही, मतलब फोटोसिस्टम 1 से ही इलेक्ट्रॉन गया, फोटोसिस्टम 1 पर ही लास्ट में वापस आ जाएगा। और जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो साइक्लिक फ्लो की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के साइक्लिक फ्लो की वजह से होता है। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नॉन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अ पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन द स्ट्रोमा। ये कहाँ होता है, स्ट्रोमा लैमेले के अंदर होता है। वाइल द मेम्ब्रेन और लैमेले ऑफ द ग्रेना हैव बोथ photosystem 1 and photosystem 2, the stroma lamellae membrane lack photosystem 2 as well as NADP reductase enzyme। देखो, जो मेम्ब्रेन और जो ग्रेना लैमेला होता है, यह ग्रेना की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ग्रेना की मेम्ब्रेन और ग्रेना की लेयर के ऊपर तो दोनों चीज़ें होती हैं, फोटोसिस्टम 1 भी होता है, फोटोसिस्टम 2 भी होता है। लेकिन जो स्ट्रोमा लैमेले होता है, मैं तुमको बता देती हूँ एक बार क्या कह रही हूँ मैं। जैसे ये है, ये क्या है, ग्रेना है, ये दूसरा ग्रेना है, इनको जोड़ता हुआ ये स्ट्रोमा लैमेले है, यहीं कहीं होगा ग्रेना लैमेले इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इस वाले सरफेस के ऊपर, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला हो गया, ये वाला है, ये वाला है, इस सरफेस के ऊपर जो कवर्ड सरफेस है, ठीक है, जो ढका हुआ है, उसके ऊपर बच्चा फोटोसिस्टम 1 भी होगा, 2 भी होगा। बट ये वाला जो सरफेस है स्ट्रोमा लैमेले वाला, इसके पास ना फोटोसिस्टम 2 होता है, ना ही इसके पास NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है। समझ गए ना, तो स्ट्रोमा लैमेले के पास फोटोसिस्टम 2 है, ना ही इसके पास क्या है, NADP रिडक्टेज एंजाइम है। समझ गए, आई होप तुमको यहाँ तक समझ आ गया होगा। वाइल द मेम्ब्रेन ऑफ लैमेला
ऑफ द ग्रेना, मेम्ब्रेन और लैमेला ऑफ ग्रेना। ग्रेना के पास फोटोसिस्टम 1 भी होता है, 2 भी होता है, जबकि स्ट्रोमा लैमेले के पास फोटोसिस्टम 2 भी नहीं होता, NADP रिडक्टेज भी नहीं होता। तो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो NADP प्लस से पास ही नहीं हो पाते, क्योंकि जब तक NADP रिडक्टेज एंजाइम ही नहीं होगा तब तक NADP प्लस रिड्यूस नहीं हो पाएगा और तब तक NADPH नहीं बनेगा। बट इट साइकल्ड बैक, पर लेकिन वो फिर से फोटोसिस्टम 1 पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। तो जो साइक्लिक फ्लो हेंस है, इसकी वजह से जो साइक्लिक फ्लो है इसकी वजह से सिर्फ ATP बन पाता है, NADPH नहीं बन पाता। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, लेकिन अगर हम 680 नैनोमीटर के बाद वाली वेवलेंथ इसको प्रोवाइड करें। एक बार ये वाली और बनवा देती हूँ, ये तो छोटी सी है, जैसे फोटो सिस्टम 1 है 700 पे काम करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देगा अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्विनॉन के पास, क्विनॉन से कहाँ जाएंगे आयरन सल्फाइड के पास, आयरन सल्फाइड से दे विल गो टू फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन के बाद ये लोग जाएंगे प्लास्टोक्विनॉन के पास, प्लास्टोक्विनॉन से दे विल गो अप टू प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन हमेशा इसको देगा, प्लास्टोक्विनॉन वाले स्टेप पे ही ATP बनेगी, ADP प्लस में फॉस्फेट से। ये एरो का याद रखना, इधर एरो है मतलब ये चीज़ बन रही है, यहाँ से शुरू है मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये साइकिल है ना, फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन गए, फोटोसिस्टम 1 के पास ही वापस आ गए, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों के लिए आज का लेक्चर थोड़ा ठीक रहा होगा, तुमको समझ आया होगा साइक्लिक नॉन साइक्लिक एंड ऑल। बाकी का हम लोग आगे केमी ऑस्मोटिक पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं जो जो होगा वो हम सब पढ़ लेंगे, ठीक है। सो टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चों।